पता नहीं तू जिंदा कैसे बच गई। अपने पूरे बदन में दर्द की लहर दौड़ गई और इसी भयंकर तकलीफ में निया को उस अंधेरे से बाहर खींच लिया। जब उसने मुश्किल से अपनी दुखती हुई आंखें खोलने की कोशिश की तो हल्की सी रोशनी उसके और एक कान चीर देने वाली आवाज़ उसके कानों में गूंज गई। अपनी नाकाबिलियत के लिए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। इस बार लक उसके साथ था जो वो बच गई, पर अगली बार ऐसी किस्मत दोबारा नहीं चमकेगी। एक कचरे को अपनी औकात पता होनी चाहिए। उसे अच्छी तरह मालूम है कि वो गंदगी है, फिर भी उसने बेवकूफ़ी दिखाई और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक लड़के और एक लड़की की आवाज़ें निया के कानों में बंडरा रही थी। ये दो कमबख्तों की हिम्मत कैसे हुई मुझे कचरा बोलने की, और वैसे भी ये दोनों जो साफ तौर पर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कब से टपक पड़े वे दोनों हरामजादे। उसे कचरा कहने वाले होते कौन है, और ये दोनों तो साफ तौर पर अपनी मौत बुला रहे हैं। संगठन में कब आ गए। निया ने अपने बदन के दर्द को इग्नोर किया, आंखें खोली और उन आवाज़ों की ओर देखा। निया ने अपने बदन में दर्द को इग्नोर किया, आंखें खोली और उन दोनों आवाज़ों की ओर देखा। निया ने देखा कि करीब 14-15 साल के दो जवान बच्चे उसके बेड के पास हाथ बांधे खड़े थे। करीब 14-15 साल के एक युवक और एक युवती उसके बिस्तर पर भौहें मोड़कर खड़े थे। दोनों के लुक्स काफ़ी शानदार थे और कपड़े के स्टाइल के अलावा वे लगभग एक जैसे ही दिख रहे। दोनों का रूप बेहद आकर्षक था और पहनावे के अलावा वे लगभग एक जैसे ही दिखते थे। जब उन दोनों ने नोटिस किया कि बेड पर लेटी हुई लड़की होश में आ गई है तो उन्हें जरा भी गिल्टी महसूस नहीं हुआ कि उसने उनकी बातें सुन ली होगी। इसके बजाय दोनों के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशन आ गए, जिनमें नफरत और इकारत भरी थी, जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कचरे का ढेर पड़ा हो। वो हमारे जटायु परिवार की कमज़ोर सातवीं मिस आखिर जाग ही गई। इतनी सीरियस इंजरी के बाद भी मरी नहीं। पक्का हमारे पूर्वजों का आशीर रहा होगा। उस खूबसूरत यंग लेडी ने तिरस्कार के साथ निया की तरफ देखा। जैसे ही वो उठकर बैठी उसने निया के लिए अपनी नफरत छुपाने की कोशिश तक नहीं की। खूबसूरत लड़की ने निया की ओर घृणा भरी नज़रों से देखा। जब वह उठकर बैठी तो उसने निया के प्रति अपनी नफरत छिपाने की कोशिश नहीं की। उस हैंडसम नौजवान ने ठाका मारा और पीली पड़ चुकी निया पर एक नज़र डालते हुए कहा। सुंदर युवक ने व्यंग्य से हंसते हुए पीली पड़ी निया की ओर देखते हुए कहा, इडियट, मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि जब दादाजी तुमसे सवाल करेंगे तो तुम्हें क्या जवाब देना है ना। अगर तुमने कोई भी फालतू बात करने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम जिंदगी भर इसी बेड पर पड़ी रहोगी। बेवकूफ़, दादाजी जब तुमसे सवाल करेंगे तो कहना कि ये तुम्हें पता है ना। अगर तुमने जरा सी भी उल्टी सीधी बातें की तो मैं गारंटी देता हूँ सामने वाली साफ दुश्मनी, नफरत, धमकी और मजाक पर बेड पर बैठी लड़की को गुस्सा दिलाया। उनकी खुली हुई दुश्मनी, तिरस्कार, धमकी और उपहास ने बिस्तर पर बैठी लड़की को जरा क्रोधित कर दिया। उस पल निया को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे दो कमबख्त क्या बकवास कर रही हैं, क्योंकि कुछ अनजान और फिर जाने पहचाने नज़ारे उसके दिमाग में उभरने लगे। इस समय निया को उन दोनों की बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में अनजाने लेकिन जाने पहचाने दृश्य उमड़े। ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं थी। उसने उसे पूरी तरह घेर लिया। ऐसी यादें, अगर उसने अपनी हिम्मत से उस चक्कर को नहीं रोका होता तो शायद वो बेहोश हो जाती। फिर भी उसने चक्कर आने की उस हालत में ज़बरदस्ती विरोध नहीं किया तो शायद वह फिर से बेहोश हो जाती। ये यादें किसी और की थी, एक बच्ची की जिसने अपनी पहली तुतली आवाज़ से लेकर 13 साल की नाबालिग होने तक का सफ़र तय किया था। उस छोटी बच्ची की 13 साल की ज़िंदगी के बिखरे हुए नज़ारों ने निया के सामने एक नई और अजनबी दुनिया खोल दी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो उस मॉडर्न सोसाइटी से बिल्कुल अलग थी जिसे वह जानती थी। वह दुनिया उस आधुनिक समाज से बिल्कुल अलग थी। वह प्राचीन पूर्वी और पश्चिम संस्कृतियों का संगम थी, जिससे रहस्यमयी बैटल ओरा और जादुई शक्तियाँ मौजूद थी। इतना ही नहीं बल्कि विशालकाय ड्रैगन भी उस अजीब दुनिया में दिखाई देते थे, जो आमतौर पर कहानियों में ही होते। 24वीं सदी की एक चोरों की देवी होने के नाते निया को यकीन नहीं हो रहा था जहाँ उसे मर जाना चाहिए था वो चमत्कारिक रूप से एक छोटी सी लड़की के शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि उस छोटी लड़की का नाम भी उसके नाम जैसा निया था। वह इस वक्त रंगून साम्राज्य नाम के देश में थी, जो मंथन ग्रह पर स्थित था। उसके शरीर की ओरिजिनल और ओनर साम्राज्य के 5 महान परिवारों में से एक जटायु परिवार की 7वीं मिस थी। नॉर्मल हालात में उसकी सबसे आंखों का तारा होना चाहिए था। सामान्य परिस्थितियों में उसे सबका लाड प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन जैसा कि उन दो कमबख्तों ने पहले कहा,
इस शरीर की मालकिन उनके लिए कचरे के समान थी और ऐसा लगता था कि वह वाकई उस टाइटल के साथ ही जी रही थी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। वह जटायु परिवार में पैदा हुई थी और फिर भी वह न तो शारीरिक साधना कर सकती न ही तिलस्म का जादू सीख सकती थी। उसकी ताकत न केवल दयनीय रूप से कमजोर थी बल्कि वह बहुत समझदार भी नहीं थी। वह पहले से ही 13 साल की थी, लेकिन उसका आईक्यू एक 4 साल के बच्चे के जैसा था और इसलिए उसे जटायु परिवार का कलंक और कामचोर 7वीं मिस कहा जाता था। जो लोग उसके सामने खड़े थे वे जटायु परिवार के ही वंशज थे, लेकिन वे उस सो कॉल्ड कचरे से पूरी तरह अलग थे। वे जुड़वा भाई बहन थे और क्रमशः शारीरिक साधना और तिलस्म जादू में निपुण थे। उन्हें जटायु परिवार के उभरते हुए भविष्य के सितारों के रूप में देखा जाता था। अपनी शारीरिक साधना और तिलस्म की जादू की क्षमता बढ़ाने के रोज अभ्यास के अलावा उनका सबसे बड़ा शौक उस कचरे को तंग करना था। निया जो बिस्तर पर पड़ी थी और जिसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, वह अपनी उसी जुड़वा बहन और भाई की वजह से था। उन्होंने निया को कम अकल का फायदा उठाया और उसे काल कोठरी में घुसने के लिए उकसाया, जिसका इस्तेमाल जादुई जानवरों को कैद करने के लिए किया जाता था। नतीजा यह हुआ कि वह उन जादुई जानवरों द्वारा घायल कर दी गई और शायद अपनी जान भी गंवा दी अगर वहां के पहरेदारों ने कुछ गड़बड़ महसूस ना की होती। जब उसने उस दूसरे इंसान की सारी यादों को अपने शरीर में संभाल लिया, तब जाकर निया ने उन 2 कमबख्तों जुड़वा बच्चों से निपटना का समय मिला। ये साफ था कि वे इस बात से डरे हुए थे कि उनके दादाजी, जो जटायु परिवार के मुखिया थे, इस काल कोठरी वाले मामले की जांच करेंगे। इसलिए उन्होंने उसे धमकाने का निश्चय किया ताकि वह उनकी पोल न खोल दे। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उनकी हमेशा रहने वाली बेवकूफ़ भरी नज़र अब एक पैनी निगाह में बदल चुकी थी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम आज्ञाकारी बनी रहो और हमें नाराज न करो, वरना मुश्किल है कि तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। उस लड़की ने अपने होठ सिकोड़े। जैसे ही अपने नाम मात्र की बेवकूफ़ छोटी बहन की ओर देखा, उन्होंने सोचा अगर उसने इस बात का डर नहीं होता कि काल कोठरी वाले कांड में उनका नाम आ जाएगा, तो वह इस छोटी इडियट से बात करने की भी जहमत नहीं उठाती। निया ने अपनी बोई सिकोड़ी और तुरंत अपनी तेज नज़र हटाकर अपनी मंदबुद्धि जैसा चेहरा बना लिया और उसने अपनी पलकें झपकाई और उस लड़की को देखते हुए शर्मीले अंदाज में सिर हिलाया। दीदी, मैंने पहले ही कहा था कि यह इडियट कुछ नहीं जानती। अगर वह हमारी पोल खोल भी दे तो दादाजी एक इडियट की बात पर यकीन नहीं करेंगे। आप इस बकवास के पीछे अपनी सांसें बर्बाद कर रही हैं। छोटे भाई ने चिढ़ते हुए फुकार मारी। उस लड़की ने अपने छोटे भाई को कोई जवाब नहीं दिया। उसने निया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। जब उसे तसल्ली हो गई यह छोटी लड़की उसकी बात मानेगी, तो उसने कुछ राहत महसूस की और अपने भाई को कमरे से बाहर ले गई। जहाँ तक निया की चोटों का सवाल था, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। अगर वह इस काल कोठरी में मर भी जाती तो परिवार की देखभाल करने के लिए कचरा कम हो जाता। वे जुड़ा भाई बहन उस बात तक नहीं करते थे। अगर उन्हें इस बात का डर न होता कि उनके दादाजी को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा। उन जुड़वा भाई बहन कमरे से बाहर निकलते ही डरपोक निया का स्वभाव अचानक बदल गया। उसने बिस्तर के नीचे छलांग लगा दी। इस हरकत में उसकी कमर का जख्म खींच गया और वह दर्द के मारे दांत बिचने लगी। फिर उसने अपने इस नए शरीर की चोटों को परखा और मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि किस्मत ने उसे जीने का एक और मौका और अवसर दिया था। इसलिए उसने अपनी नई पहचान के साथ जीना जारी रखने का निश्चय किया। हालांकि हालत देखकर निया समझ गई थी कि उसके शरीर की पिछली मालकिन के साथ बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हुई थी। अगर वह अपनी ज़िंदगी ठीक तरह से जीना चाहती थी तो वह निया की पुरानी जीवन शैली को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, कचरा और इडियट के रूप में। उसने कभी खुद को इन शब्दों से जोड़कर नहीं देखा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या जटायु परिवार की कमज़ोर 7वीं मीन्स सच में वही रहेगी जो सब समझते हैं, या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा जो परिवार की नींव हिला देगा? एक खतरनाक रूहानी आवाज़। निया की नई यादों से पता चला उसके शरीर की पुरानी मालकिन के पिता जटायु परिवार के हेड सबसे छोटे बेटे थे। हालांकि जब पुरानी निया सिर्फ 1 महीने की, तब उसके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया गया जब वे फैमिली होम से बाहर गए थे और हादसे में वह सिर्फ वही जिंदा बची थी। भले ही जटायु परिवार में हर कोई उसे नापसंद करता हो, पर उसके दादाजी धीरज, जो अभी फैमिली के हेड थे, ने अपने छोटे बेटे के प्रति प्यार और लगाव की वजह से निया की डेली ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए किसी को काम पर लगा रखा था। पर बस उन्होंने सिर्फ इतना ही किया था। उनके जैसे इतने बड़े पावरफुल परिवार के लिए कचरा जो न तो बोतल ओरा यूज कर सकता और न ही मैजिक, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ तक कि उसके जिंदा रहना भी जटायु परिवार के लिए एक बदनामी की बात थी। उसे हर साल एक बार होने वाली फैमिली पार्टी में शामिल होने का भी हक नहीं था। इस बार तो उस काल कोठरी में बिना परमिशन घुसने के जुर्म में
निया की खाल उधेड़ दी जाती या इससे भी बुरा उससे मार ही दिया जाता। अगर उसके पिता का वास्ता न होता तो धीरज अपनी पोती को पहचानना तक नहीं चाहती। कुल मिलाकर निया के पास वाकई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सकते। लगता है मेरी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। निया मुस्कुराई और कुर्सी पर बैठकर अपनी मौजूदा हालत का अंदाज़ा करने लगी। बिना किसी सपोर्ट के एक कोल्ड ओरा और कचरा होना शायद यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। लेकिन सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं थी जितनी लग रही थी। अचानक एक बहुत ही अट्रैक्टिव और दमदार आवाज़ निया के कानों में गूंजी। वह एक पल के लिए चौंक गई, फिर तुरंत खड़ी हुई और सावधानी से अपने आसपास देखा। भले ही उसके शरीर में ताकत नहीं थी, पर निया का पिछला जन्म एक ऐसा चोर का था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। कोई भी उसकी ताकत से नहीं बच सकता था, लेकिन उसे इस बड़े कमरे के अंदर किसी की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। तो फिर आवाज़ कहाँ से आई? जब बोलने की हिम्मत की तो सामने आने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? निया ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आसपास देखना जारी रखा। सामने आऊं, वो आवाज़ फिर गूंजी और ऐसा लग रहा था जैसे इसमें थोड़ी ठंडक और गहराई हो। लड़की, फालतू में ढूंढना बंद करो। मैं तेरे आसपास नहीं बल्कि तेरे अंदर हूँ। उसके अंदर? निया एकदम ब्लैक होकर सामने देखने लगी। मैंने शुरू में सोचा था कि तू पूरी जिंदगी एक बेवकूफ़ बनकर ही रहेगी, पर अचानक तू इतनी चालाक कैसे हो गई? वक्त बदलता रहता और लगता है कि ऊपर वाला हम दोनों को एक मौका देना चाहता है। वो ठंडी आवाज़ निया के कानों में फुसफुसाई। हालांकि उसे महसूस हुआ कि आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि उसके दिमाग के से अंदर से आ रही। आखिर तुम हो कौन? पुनर्जन्म जैसी चीज़ों को निया मान सकती थी और समझ भी सकती थी, पर कहीं से भी आ जाने वाली इस आवाज़ पर यकीन करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। इंसान, इस दुनिया में कोई मुझे इस नाम से नहीं बुलाएगा। वे लोग मुझे शैतान कहना पसंद करते हैं। एक शैतान? निया ने इस छोटी सी बात पर अपनी भौहें सिकोड़ ली। लड़की, क्यों न हम एक डील करें? कैसी डील? हालांकि उसे सामने वाले की पहचान के बारे में कुछ नहीं पता था। कैसी डील? हालांकि उसे सामने वाले की पहचान के बारे में कुछ नहीं पता था, पर निया यह समझ गई थी यह खुद को शैतान कहने वाला वाकई उसके अंदर ही रहता है। इंसानों की दुनिया में दोबारा वापस आने में मेरी मदद कर और मैं तेरे ऊपर लगा वो सील हटा दूंगा, जिससे तुझे वो ताकत मिल जाएगी जो असल में तेरी ही है। सील? उसने जितना सुना वो उतनी ही कन्फ्यूजन होती गई। वो अपने आस्तीन दाएं हाथ की आस्तीन ऊपर कर। निया ने बात मानी और अपनी स्लीव्स ऊपर की। उसके दाएं हाथ पर हथेली के बराबर स्किन का थोड़ा डार्क हिस्सा था और उससे पहले अपने नए शरीर का चेक करते वक्त इस बारीक फर्क पर ध्यान नहीं दिया था। यह एक सील है। लानत है इस पुरानी निया के और कितने सीक्रेट दबे हुए हैं।